मैं जिस प्रोफेशन में थी मुझे ठीक नहीं लग रहा बताना कि मैंने जी न्यूज़ और इंडिया टीवी जैसे बड़े संस्थानों में नौकरी की है आप और रोज़ रोज़ लड़ते लड़ते थक गई तो मैंने एक दिन रिज़ाइन दे दिया हम्म, क्योंकि विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी न्यूज़ चैनल में आज काम करना शर्म की बात है। अब क्या करती हैं आप? मैं ठाठ से बेरोज़गार हूँ। लिखना पढ़ना अच्छा आता है तो लिख पढ़ के आपको फ्रीलांस में इतना काम मिल जाता है कि आपका बढ़िया गुजारा हो जाए और आत्मा भी नहीं गिरवी रखनी होती क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स में तो आत्मा गिरवी रख रखी है। मुझे यहाँ की भी खबरें लेनी हो रही थी तो मैं आप लोगों के चैनल खोज रही थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मुझे पता है ना अंदर क्या होता है। मैं वहाँ झक मार के आई हूँ 15-18 साल तो वहाँ से तो कोई उम्मीद है नहीं और बहुत बधाई के पात्र हैं आप सारे लोग जो यहाँ की खबरें दिखा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हो और उन सबको शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पर्दा डाल लेना चाहिए अपने चेहरे पे। जो एंकर्स खड़े हैं वहाँ पे अभी भी डिफेम करना चाह रहे हैं इस अभी आंदोलन भी को। नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी इस यूथ की एनर्जी उनको दिख नहीं रही लेकिन वक्त याद रखेगा। तारीख उनसे जवाब मांगेगी और वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब उनको बोलना चाहिए ना। मीडिया चौथा स्तंभ होती है। आपको भी पढ़ाया गया होगा। मैंने भी जब कोर्स किया और बहुत उत्साह के साथ मैंने मीडिया ज्वाइन किया था लेकिन आज शर्म आती है बताने में। एक्चुअली शर्म आती है। कितने मेरे दोस्त हैं जो नहीं बताना चाहते कि वो मीडिया में काम कर रहे हैं। उनको अपनी किस्तें भरनी है इसलिए वो नौकरी नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आत्मा गिरवी रखनी हो रही है ना। बॉस ने बोला ये खबर नहीं जाएगी। चमचों की खबर जाएंगी सिर्फ विरोध में एक भी खबर नहीं जाएगी। धरनों की खबरें नहीं लगेंगी। प्रोटेस्टों की खबर नहीं लगेगी। कैसे होगा? तो जब कितने साल काम किया आपने? 19 साल। 19 साल के बाद आपने रेजिग्नेशन दिया। इतना वक्त लगा आपको समझने में? नहीं कोशिश की पहले बदलने की। आप एकदम हार नहीं मानते क्योंकि जिस समय मैंने एंट्री की थी ना 2005 में मीडिया में उतने बुरे हाल नहीं थे। मैं लिख पाती थी। मैं बड़े बड़े हेडलाइंस दे पाती थी अपने मन के। सरकार के विरोध में भी लिखते थे। सरकारी अधिकारियों के विरोध में लिखते थे। लेकिन जब धीरे धीरे माहौल बिगड़ता गया बहुत कोशिशें लेकिन उसके बाद फिर आपको लगता है नहीं यार हो गया अब नहीं हो सकता कुछ। मैम आप पत्रकार रही हैं, कब बदलने लगा ये माहौल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेशली? देखो माहौल बदलना तो नैरेटिव चेंज होना शुरू हो गया था 13 से ही। 13 में चीज़ें ऐसी शुरू हो गई थी कि एकदम अलग तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही थी चीज़ें और अलग तरीके से दिखाया जा रहा था और 14 आते आते तक ये साफ समझ में आ गया था कि खरीद किसने लिया है। अच्छा मैम, जैसे अभी भी मैं लगातार ना नेताओं से सवाल करती हूँ। कल मैंने संजय, आप पत्रकार हैं इसलिए आपसे बात कर भी रही हूँ, तो कल मैंने संजय सिंह से एक सवाल लिया कि उन्होंने कहा था कि पहली लाठी अगर पड़ेगी तो हम आगे आएंगे, लेकिन वो आगे नहीं दिखे। तो मैंने ये सवाल उनसे कर लिया तो फिर उन्होंने बोला मैं था, आपने शायद देखा नहीं, आपके कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया। और उन्होंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने बोल दिया दिखा दीजिए। लेकिन वहीं कुछ मीडिया के लोग खड़े थे, वो लोग बोलने लगे कि अरे ऐसे आप कैसे बोल सकते हो, मतलब अगर मैं नेता से सवाल ये कर लूँ तो क्या गलत है? आप मुझे बताइए, आपका इतना नहीं भाई इनको सवाल करने की आदत ही नहीं रह गई। एक्चुअली अब जो पत्रकार हैं उनको पता ही नहीं है सवाल कैसे किए जाते हैं। अब तो वो पूछते हैं आप आम कैसे खाते हो, आप कैसे कर लेते हो, आप थकते क्यों नहीं हो, अरे सर आपकी स्किन कितनी चमक रही है। तो अब तो सवाल ही ये है तो वो उनको तो बुरा लगेगा ना। क्या सिर्फ एक पार्टी को इसमें दोष देना ठीक है कि बाकी की जो पार्टियां, मैं महसूस करती हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही, मैं दावा नहीं कर रही हूँ, ये मैंने महसूस किया कि जो अलग पार्टीज भी है ना उनके भी अपने पत्रकार हैं, वो उन्हीं को जवाबदेही तय करते हैं। वो बाकी किसी से, वो भी बहुत सोच समझ के ही मीडिया को चुनते हैं कि मुझे इससे बात करनी है। ये मैंने महसूस किया। बिल्कुल जो उनके मन की बात करेगा उससे वो बात करेंगे, जो उनकी मन की बात नहीं करेगा वो उससे बात नहीं करेंगे और बात कर भी लेंगे तो एडिट में वो कट जाएगा। और हम उन्हें भी पता है कि किसका बयान वो जाएगा और किसका बयान कट जाएगा। तो जैसे आप उनसे एंटी बात करोगे कट जाएगा। जब आप लाइव मीडिया में भी जब आप बात करते रहते हो और जो लोग गेस्ट बैठे होते हैं उनके मन की बात नहीं करते तो वॉल्यूम डाउन कर दिया जाता है। तो क्यों वो टाइम वेस्ट करेंगे उनसे बात करके जिनका जाना ही नहीं है। तो सभी पार्टियां घेरे में आती हैं इसमें तो ऑलमोस्ट। और जब जिसको मौका मिलता है वो खरीद लेता है। जेब में पैसा होना चाहिए और मीडिया बिकाऊ है। तो ये जनता जो इतना भरोसा करती है, हमेशा वोट देती है, वो कहती है हम सुधार चाहते हैं, वो एक नेता चुनती है, तो ये तो फिर दुखद बात है ना कि मतलब अपनी तरीके से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश, अपनी तरीके से एक सरकार चलाने की कोशिश, अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश लगातार जारी है। और वो हर नेता का मैं देखती हूँ, मतलब मैं बहुत बेबाक पत्रकार हूँ, लगातार सवाल भी करती हूँ, लेकिन इस चीज़ को लोग बहुत लेट समझते हैं। ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अपनी विवेक का इस्तेमाल ना करके वो ना एक चेहरे के पीछे भागने लगते हैं। ये मैंने नोटिस किया। जब आप किसी के भी फ़ैन हो जाओगे ना वहाँ से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली नेता का मतलब ही नहीं है कि आप उसके फ़ैन हो जाओ।
वो आपके काम करने जा रहा है। एक्चुअली प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि वो आपके आगे खड़े होकर आपकी बात रखेगा। पार्षद आपने इसलिए नहीं बनाया कि आप उसको फूलों के हार पहनाओ और उसके आने पे नाच के उसका स्वागत करो। आपने इसलिए बनाया कि उसके आपकी सड़क टूट जाए, नाली टूट जाए तो वो काम करे। वो आपके काम करने के लिए है। इसके लिए उसको सैलरी मिलती है, सबको तनख्वाह हैं, सब विधायकों की, सांसदों की। आप उसको अगर हीरो बना दोगे ना, तब गड़बड़ शुरू हो जाएगी। वो आपका हीरो नहीं है, वो आपके काम करने वहाँ गया है, आप में से एक है। अगर आप उसके फ़ैन हो जाओगे, जब कोई किसी का फ़ैन हो जाता है ना, उसकी बुराइयाँ दिखनी बंद हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बड़े हीरो के भी फ़ैन हो जाते हैं ना, उसकी गंदी फिल्म भी दिखाते हैं और शर्म के मारे नहीं बोलते कि गंदी थी फिल्म। लेकिन ये कितना हानिकारक है हमारे देश। बहुत हानिकारक है। फैंडम हमेशा नुकसान करता है, कम से कम नेताओं का। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, आपको किताबें पढ़ने का शौक होगा क्योंकि आप इस स्ट्रीम से हो, तो आपको लगेगा कि हिटलर की फैंडम भी ऐसे ही था। राइट। एक समय था कि हिटलर का फैंडम ऐसा ही था। कोई हिटलर की बुराई करते तो लोग उसको मारते थे। तो आज वही स्थिति, अगर नेताओं के आप फैन हो जाओगे तो आप एक और नया हिटलर खड़ा कर लोगे। अच्छा, मैंने इस प्रोटेस्ट में एक और बात नोटिस करी। मैम, आप कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे? मुझे 3 दिन हुआ। 3 दिन हो गए। मैंने एक बात नोटिस करी कि अब बेबाकी से जेनजी, युवा, महिलाएं जो कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बहुत रहती हूँ, तो ना मैं उनसे, मुझे सवाल पूछने में बड़ा वक्त लग जाता है कि महिलाएं आए बोले, लेकिन अब मुझे ये कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इस प्रोटेस्ट में महिलाएं आके खुल के बात कर रही है। मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ का माहौल। इस चीज़ के लिए यहाँ का माहौल भी जिम्मेदार है। जो महिलाएं इस देश में अपने रिश्तेदारों के बीच में सुरक्षित महसूस नहीं करती शादियों में, वो यहाँ खुले में सो रही हैं यार फुटपाथ पे। उनको डर नहीं लग रहा, वो असुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीज कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई घूर रहा है। देखो ना, लड़कियाँ कैसे काम कर रही हैं, कूड़े उठा रही हैं, खाना बांट रही हैं, वो सेफ हैं। तो इसके लिए थैंक यू यार। इस जनरेशन कितनी प्यारी है कि सबको बराबरी से खड़ा होने दे रही है। कोई कास्ट की बात ही नहीं, यहाँ कास्ट रिलीजन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम एक बराबर और साथ साथ है। जिस देश में महिलाओं के लिए मेट्रो में डब्बा अलग बनाना पड़ता है, इस देश के पुरुषों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे। एक्चुअली ये गर्व की बात नहीं है कि आपको मेट्रो में अलग डब्बा बनाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि यहाँ के पुरुष इतने, अभी तक ऐसी जनरेशन थी जिनने अपनी महिलाओं को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कराया कि वो आपके साथ सफ़र कर सके। लेकिन ये जनरेशन बहुत प्यारी है। इन बच्चों के अंदर कोई भी किसी तरीके की नफरतें नहीं है। इन बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की जबरन के पॉलिटिकल हीरोज़ नहीं बना रखे इन्होंने अपने। ये अपने लिए आए हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं और इनको सवाल पूछना आता रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सवाल पूछते रहे तो आने वाले 25 सालों में देश बहुत बढ़िया होगा। ये हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद ही करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं देश सुधरे। हमारा देश जब बढ़ेगा इंडिया, तभी तो हम फिर कुछ आगे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी नौकरियां होंगी। शायद ये जो मैं देखती हूँ सड़कों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो उनको, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी कल एक बच्ची से मैं बात कर रही थी, वो खाना खा रही थी, मैंने फ़ोटो खींची उसकी, वो आके गाली दे रही थी। तो बहुत छोटी है, उसको गाली देना किसने सिखाया? अगर उसको एक बेहतर सोसाइटी में मतलब रखा जाए तो वो गाली नहीं देगी ना। हमने सिखाया, हमने लोगों को इतना आक्रामक बनाया। अब कोई कहता है कि चोरियां इतनी हो रही हैं, कोई कह रहा है बहुत डकैतियां हो रही हैं, कोई कह रहा है कि यार फ्रॉड होने लगे, चीट होने लगे। क्यों होने लगे? लोगों को काम दे दो यार, वो ईमानदारी से कमाएंगे, खाएंगे। आज रैपिडो में मुझे बच्चा लेके आया गाजियाबाद से, 200 रुपये 150 रुपये उसको मिले, मुझे बाइक से लेके आया 30 किलोमीटर दूर से। यार अगर उसके पास अच्छी नौकरी होगी तो वो कितनी ईमानदारी से करेगा। और अगर आज ये रैपिडो भी नहीं चल रहा होता तो वो बच्चा कैसे, रोटी तो खाता ना, या तो वो मांग के खाता, और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो शायद चुरा के खाता। तो चोरियां तभी बढ़ती हैं किसी भी सिस्टम में, अगर चीट बढ़ रहा है, फ्रॉड बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रही है, चोरी, मतलब लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए रोटी नहीं है। जब सबके पास काम होगा, सब अपने काम में, यार सबको काम चाहिए, कौन बेरोजगार रहना चाहता है? मुझे नहीं आज तक 2 लोग ऐसे मिले जो ये कहें कि मुझे कुछ काम नहीं करना। सबको अच्छा लगता है कि तैयार हो कि मैं एक ऑफिस में जाऊं, कुछ काम करूं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हों, ये सबको पसंद आता है। अगर सरकार सबको काम नहीं देगी तो उसे कोई हक नहीं है कहने का कि लोग क्यों भटक रहे हैं, यहाँ इतने लोग क्यों आ रहे हैं। इन बच्चों के पास अगर काम होते और अच्छी जगह एडमिशन होते तो अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते यार। या तो फिर मैम छुट्टी लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग छुट्टी लेके आ रहे हैं, कुछ अपने ऑफिस से बाद में आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानो कि सिस्टम से परेशान होकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी बेरोजगार आ रहे हैं, सिस्टम से नहीं। अगर इन बेरोजगारों को कॉकरोच नहीं बोला होता ना, सुलगाया तो इन्होंने ही है। और वाकई में इन्होंने कॉकरोच ही समझ रखा है, इनने कॉकरोच समझ रखा है पूरे बच्चों को। तो इनको अपनी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। ये कॉकरोच इतने खतरनाक हैं और इनको ये याद रखना होगा
कि हड़प्पा संस्कृति से लेके सब जगह सब मर गए, लेकिन कॉकरोच बचा रहा। कॉकरोच का सर्वाइवल बहुत तगड़ा है भाई, और इनने गलत याद दिला दिया लोगों को कि वो कॉकरोच है। वाह मैं आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस से, पत्रकारिता के 19 साल के एक्सपीरियंस में आप इस प्रोटेस्ट को किस राह पे जाते हुए देखते हैं? प्रोटेस्ट बिल्कुल सही रास्ते पे है, और अभी तक जो नेताओं के कब्जे में था, या मैं कह रही हूँ किसी के भी, सीजेपी से भी अभी मुक्त हो गया। आज की तारीख तो ये है, 2 दिन पहले तक मुझे ये सीजेपी का लग रहा था, लेकिन आज की तारीख में ये सीजेपी से भी मुक्त है। ये सारे बच्चे सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने खुद आए हैं, अपने दम पे अपनी बात रखने। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऊपर कौन सा नेता इनको कैश करना चाह रहा है, और ये कैश होंगे भी नहीं आराम से। इनके आगे जो खुद को प्रूव करेगा ये उसके साथ रहेंगे, और जिस दिन वो प्रूव करना बंद करेगा उस दिन उसको छोड़ देंगे। ये अंधभक्त नहीं बनेंगे किसी के। इन्हें देख लिया कि इनके पापाओं की जनरेशन ने गड़बड़ की है भक्त बन के, तो ये भक्त नहीं बनेंगे। अंधभक्त बनना भी नहीं चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम ऋतु त्रिपाठी है, डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में अंधभक्त ना बने और सिस्टम के सुधार की ये मांग लगातार जारी रहे। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। धन्यवाद।